कैविटी में नेगेटिव पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं और इसकी वजह से एब्डोमिनल कैविटी रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड ब्लड सर्कुलेशन, उस ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन की वजह से यहाँ का एक्सक्रीटरी सिस्टम या यहाँ की मसल्स वो सब ठीक से अपना काम करते हैं। इट आल्सो गिव गुड मसाज टू द इंटरनल ऑर्गन्स विद इन द कैविटी, जो उसके अंदर की जो कैविटी है उसको भी ठीक से अपना वाइब्रेशन वहां पे मिलती हैं इन आसन करने से, और वो एक्सक्रीटरी सिस्टम वहां का ठीक से काम करता है। तो ये ऊपर अपना डिटेल भी लिखा हुआ है। ऐसे ही ये डिफरेंट क्रिया हैं, ये यहाँ पे नाम दिए हुए इनके, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करते हैं, और इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की इंक्रीज होने से, बढ़ने से, वहाँ का जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन है, वहाँ पे जो स्टोर्ड फीकल मटेरियल है वो आगे की तरफ खिसकता है और रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये इसको भी सोडियम और पोटेशियम को रेगुलेट करते हैं। ये डिफरेंट मुद्रा हैं जो एनल स्फिंक्टर की टोन को सही करने में हेल्प करती हैं। उस एनल स्फिंक्टर की मूवमेंट से ही जो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर्ड फीकल मटेरियल है वो बाहर निकलता है, एक्सक्रीट आउट होता है। और ये नीचे प्राणायाम है, ये फीकल मटेरियल के फीसिस और यूरिन दोनों के अमाउंट को रिड्यूस करते हैं। इनका अमाउंट रिड्यूस करने का मतलब ये हुआ कि डाइजेशन भी प्रॉपर हो रहा है, इसलिए फीकल मटेरियल का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है। ऐसे ही ब्लड की फिल्ट्रेशन से जो डिफरेंट साल्ट्स एंड यूरिन रीएब्जॉर्प्शन इन द किडनी, दोबारा से उसका एब्जॉर्प्शन जो किडनी में हो रहा है वो ज्यादा होता है, और उससे यूरिन यूरिन का अमाउंट भी डिक्रीज होता है, और प्रॉपर डाइजेशन की वजह से फीकल मटेरियल का अमाउंट भी डिक्रीज होता है। तो ये प्राणायाम है, ये मेंशन भी हैं आपके हथ योगा ग्रंथास में। ये डिफरेंट वो पवन मुक्तासन और डिफरेंट उनके जो भी ट्रिक्स हैं। यूरिनरी सिस्टम का योगिक कोरिलेशन क्या बनता है, ये जो आसन है, ये बहुत सारे आसन होंगे, ये किडनी के ऊपर जो डिफरेंट इन आसन्स में जो पोस्चर बनता है वो पोस्चर अफेक्ट करता है किडनीज को फॉर डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन टेंशन। जैसे डिफरेंट ब्लड जो ब्लड जा रहा है किडनी में, किडनी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी और किडनी के अंदर उस ब्लड की फिल्ट्रेशन के लिए भी, तो उस ब्लड में ऑक्सीजन टेंशन कितनी है। तो जो डिफरेंट आसन करते हैं उन आसन से किडनी उस टेंशन को डिटरमाइन करती है कि ब्लड के अंदर कितनी टेंशन है, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितना है, और उस टेंशन के रिगार्डिंग अपना एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो आरबीसी ज्यादा बनेंगे बॉडी में। तो ये डिफरेंट आसन के पोस्चर से किडनी ने ऑक्सीजन टेंशन को पहचाना और उस ऑक्सीजन टेंशन को पहचान के एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को बढ़ाया, और ये एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन बढ़ने से अब आरबीसी का अमाउंट ज्यादा बनेगा, आरबीसी ज्यादा बनेंगे बॉडी में, और फिर आरबीसी ज्यादा बनेंगे तो ओवरऑल ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और ऑक्सीजन को आगे लेके जाता है, तो अपनी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहेगा ऐसे आरबीसी की प्रोडक्शन इंक्रीज करके। हाँ बच्चे जी, नहीं बच्चे, पूरी बॉडी में जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरी बॉडी मतलब सब जगह पे, बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो किडनी की सेल है, चाहे लंग्स की सेल है, चाहे स्टमक की सेल है, कहीं पे भी हैं, वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। वो उसका एक रास्ता ये नहीं है कि किडनी से फिल्टर होके जाएगा, किडनी के पास एक ही टाइम पे सब जगह पे जाएगा।
किडनी पे भी जा रहा है कंटिन्यूसली, किडनी में भी जाएगा, वहां पे उसकी फिल्ट्रेशन चलती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल्टर होने के बाद बाकी जगह पे जाएगा, वो रूटीन में सब जगह पे जाता रहेगा, सारे काम एक साथ चलते रहेंगे। फाइन। तो ये हलासन यूजफुल इन पोलीयूरिया, मतलब यूरिन में अगर यूरिया का अमाउंट ज्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन में ये आसन इफेक्टिव है। ये और भी आसन के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, ये देख लीजिएगा। देयर बाय इंक्रीजिंग फंक्शनिंग कैपेसिटी ऑफ किडनी, ये थे आसन। प्राणायाम, इन एब्डोमिनल ब्रीथ, मतलब प्राणायाम में हम अपना सांसों का छोड़ना लेना ये सब करते हैं, तो उस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से डायफ्राम की मूवमेंट होती है। डायफ्राम जिसके ऊपर अपने लंग्स टिके हुए थे, और वो सब इस डायफ्राम की मूवमेंट से, उसके जस्ट नीचे किडनीज हैं, इन डायफ्राम की मूवमेंट से किडनी की टोनिंग होती है। टोनिंग मतलब ये होता है कि किसी भी कंडीशन में अपने आप को झेलने की कैपेसिटी बढ़ाना, ये कह लीजिए सीधा सीधा सा, कि ज्यादा कोई चीज आई तो अपने आप को कैसे ठीक करना है, कोई चीज कम मिल रही है तो कैसे करना है, और अपने अंदर का सिस्टम कुछ चेंज हो रहा है तो अपने आप को कैसे मैनेज करना है। तो ये टोनिंग, तो उस टोनिंग, किडनी की टोनिंग होती है ये सारे डायफ्राम की मूवमेंट से, प्राणायाम करने से। और ये एक हार्मोन होता है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक, डायरेटिक होता है मतलब यूरिनेशन करना, यूरिन बाहर निकलने को हम बोलते हैं डायूरेसिस। बहुत सी ड्रग्स आती हैं जो डायरेटिक एक्शन बढ़ाती हैं, मतलब यूरिन का रिलीज या यूरिन की फॉर्मेशन को इंक्रीज करती हैं। तो ये हार्मोन है जो यूरिन की फॉर्मेशन को कम करता है। ये हार्मोन इस ग्लैंड से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। इस हार्मोन ने यूरिन की फॉर्मेशन कम करनी है, एंटी एंटी डायरेटिक है, कम करनी है, और ये हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो हम जो भी यौगिक प्रैक्टिसेस करते हैं, एक्सरसाइजेज करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम जो जितना भी है, इन सभी का हाइपोथैलेमस के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। All yogic practices have a positive effect on hypothalamus. हाइपोथैलेमस के ऊपर उनका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, और ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हुए इस एंटी डायरेटिक हार्मोन को रिलीज करवाता है, जिससे यूरिन फॉर्मेशन कम होना है। तो योगा से यूरिन फॉर्मेशन इस एंगल से कम कर सकते हैं, और अपने इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर को रेगुल मतलब हम कंट्रोल में ला सकते हैं। एक तो अपने कंट्रोल में पहले से ही होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, तो इंटरनल स्फिंक्टर को भी हम योगा से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनको हम यूरिन की फॉर्मेशन को कम कर सकते हैं। यहाँ पिछले में भी हमने यही लिखा था, यूरिन और फीकल मटेरियल का अमाउंट कम होता है प्राणायाम से। ऑल योगिक, ये हाइपोथैलेमस पे पॉजिटिव इफेक्ट एज ए रिजल्ट, वाटर रेगुलेशन, बैलेंस ऑफ साल्ट्स, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, वो कितना बाहर निकलना है, कितना का रीअब्जॉर्प्शन, दोबारा से एब्जॉर्प्शन होना है नेफ्रॉन में, किडनी में, होम्योस्टेसिस, ये सब रेगुलेट करते हैं अपने प्राणायाम की वजह से। जैसे पिट्यूटरी एक ग्लैंड है, ऐसे ही ब्रेन के जस्ट नीचे एक हाइपोथैलेमस, ब्रेन का एक पार्ट समझो, ब्रेन के बीच सी में होता है। हाइपोथैलेमस एक पार्ट है जो अपने, हाइपोथैलेमस अपना एक मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जितनी भी बॉडी के अंदर अपनी ग्लैंड्स हैं जहां से हार्मोन निकलते हैं। बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्लैंड होती हैं, कुछ को बोलते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड, जहां उन एंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल निकलता है उसको बोलते हैं हार्मोन। हार्मोन आपने सबने सुने हैं, बॉडी के डिफरेंट फंक्शनिंग में, ग्रोथ में, रेगुलेशन में हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट है। ये सब हार्मोन वो केमिकल होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं।
इनकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं डक्टलेस ग्लैंड, जिसकी डक्ट नहीं होती। इनका जो केमिकल निकला सीधा ब्लड में जाता है और वो अपनी ब्लड में घूमता रहता है, जहाँ पे उसका एक्शन आना है वहाँ पे वो बाइंड करके अपना एक्शन दे देता है। तो इन सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ये ब्रेन का एक पार्ट है, ये हाइपोथैलेमस इन सबको कंट्रोल करता है। तो जब अपना एंडोक्राइन सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिससे हार्मोन रिलीज होते हैं और कौन सी ग्लैंड से कितना हार्मोन रिलीज करवाना है, ये सब कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ये ब्रेन का एक पार्ट है। फाइन। जो हम पानी पीते हैं ये पानी ब्लड में मिक्स होता है और ब्लड की फर्दर आगे जाके दो जगह से एक्सक्रीशन होगा। एक तो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, पानी पिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जा रहा है, वो स्टमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में गया। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ। तो ये पानी वहाँ पे मिक्स होके एब्जॉर्ब होके सॉरी ब्लड में चला गया, तो उसका मैक्सिमम अमाउंट उसका एब्जॉर्ब हो गया। अगर कहीं पे डिसफंक्शनिंग है तो कम एब्जॉर्ब होगा। तो बहुत बार देखा होगा कि स्टूल बहुत, कई बार तो बहुत टाइट आता है, कई बार नॉर्मल होता है और कई बार बिल्कुल वाटरी डायरिया होता है, बिल्कुल पानी जैसा स्टूल आता है। तो ये डिपेंड करता है कि वाटर कितना एब्जॉर्ब हुआ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुई। ये पानी एब्जॉर्ब हो गया यहाँ से, तो फिर गया ब्लड में। ब्लड जाके ऐसे हर जगह पे जा रहा है, तो ऐसे किडनी में पहुंचा, किडनी ने उसकी फिल्ट्रेशन करनी है। उस फिल्ट्रेशन से यूरिन का आपने देखा था, मैंने पिछली बार कुछ ही स्लाइड में बताया था, लगभग 90% या कितने परसेंट उसका वो था पार्ट वाटर, किसी दूसरी स्लाइड में था। तो 90% ऑफ वाटर यूरिन इज वाटर, जो उसका कंपोनेंट है। वो डिपेंड करता है कि फिल्ट्रेशन कितनी हो रही है और बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ब्लड का, वाटर का, वो हमने बॉडी ने मेंटेन करना है। वाटर ज़्यादा लेते रहेंगे तो आपने देखा होगा कि जितना ज़्यादा आप पानी पीते हैं उतना ही आपका यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, बहुत बार बहुत येलोइश आता है। आपका वाटर इनटेक कम है, तो उसकी ब्लड की फिल्ट्रेशन बार बार चल रही है, रीएब्जॉर्प्शन चल रहा है, बॉडी का जो ब्लड का लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, तो उसका एक्सक्रीशन कम कर देगा। अगर आप वाटर इनटेक इंक्रीज करते हैं तो एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा। जितना इनटेक ज़्यादा हुआ उतना ही एक्सक्रीशन बढ़ता जाएगा। और जब इनटेक ज़्यादा है, एक्सक्रीशन ज़्यादा है, तो आपके यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि उस टाइम उसमें रीएब्जॉर्ब जो डिफरेंट जो साल्ट्स थे, वो जो सीक्रेट आउट होने थे, वो मिक्स होके बार बार निकलते रहते हैं, तो यूरिन का कलर वाइटिश की तरफ चलना, मतलब ट्रांसपेरेंट की तरफ होने लग जाता है। आपने अगर देखा होगा, जैसे सर्दियों में हम कम पानी पीते हैं और यूरिनेशन भी कम होता है, अगर ज़्यादा पानी पीते हैं तो यूरिनेशन बढ़ जाता है। यही चीज़ गर्मियों में थोड़ा सा अलग होती है, आप पानी ज़्यादा पीते हैं फिर भी यूरिनेशन कम होता है क्योंकि स्वेटिंग के थ्रू निकल जाता है। तो ये बॉडी का नॉर्मल बैलेंस मेंटेन रखता है, मतलब ये नहीं कह सकते कि कितना पानी पीने से कितना यूरिन बनेगा। बॉडी उस सारे सिस्टम को मेंटेन करती है, या तो स्वेटिंग के थ्रू निकलेगा वो, या यूरिन के थ्रू निकलेगा। फाइन। ये आपका योगा का सिस्टम है फिर भाई, कि आपको जो आचार विचार वो व्यवहार वो सारे में आता है कि आपको दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए। ये एग्जैक्ट अमाउंट मुझे ध्यान नहीं है अभी, लेकिन वो आपका किसी न किसी सिलेबस के कंटेंट में होगा कि कितना पानी पीना चाहिए। उसमें तो ये भी है कि किस टाइम पे पानी ज़्यादा पीना चाहिए और कब कम पीना चाहिए। मॉर्निंग में ज़्यादा पीना चाहिए, उसमें मेंशन्ड है कहीं ना कहीं, और इवनिंग के बाद से, यानी कि 5 बजे के बाद से अपना वाटर इनटेक हमें कम कर देना चाहिए। ये आपके किसी सिलेबस में लिखा हुआ शायद।
सर ये पर 20 केजी 1 लीटर पीना चाहिए, ऐसा कुछ होता है क्या? ये मुझे नहीं पता है भाई, ये आपके किसी में होगा। मैं ये है कि ढूंढ के आपको नेक्स्ट क्लास में बता सकता हूँ, बट मुझे अभी नहीं पता है कि वेट के अकॉर्डिंग कितना पीना चाहिए। ओके ओके सर, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था तो वही कंफर्म कर रहा था। हाँ नहीं, ऐसे मुझे याद नहीं है, मैं ढूंढ के बता सकता हूँ। बट ये है कि मॉर्निंग में ज़्यादा पीना चाहिए, और इवनिंग में धीरे धीरे हम लोग जैसे ही रात की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे वाटर इनटेक कम कर देना चाहिए। और एग्जैक्टली कितना ठीक है सर। लेना है ये मैं आपको ढूंढ के बता दूंगा। फिर ओके सर। आगे चलें। ये डिफरेंट योगा के वो आसन हैं जो उसके आपके एनल स्फिंक्टर को कंट्रोल करते हैं, मसल्स को, और उसके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। ये डिफरेंट मुद्राज एंड बंधाज, जो एक्सटर्नल कहते हैं ना, एक्सटर्नल स्फिंक्टर हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में पहले ही से है। इंटरनल स्फिंक्टर को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं योगा से कुछ हद तक। ये कुछ मुद्रा हैं, ये नाम दिया हुआ यहाँ पे। ब्रिंग अबाउट कंट्रोल ऑन दीज स्फिंक्टर्स, इन स्फिंक्टर्स पे कंट्रोल करता है। इन स्फिंक्टर्स से कंट्रोल करने से मतलब यूरिन का आउटपुट हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ये है मूल बंदा आल्सो प्रिवेंट यूरिनरी इनकंटिनेंस, यानी कि लीकेज ऑफ यूरिन ड्यूरिंग कफिंग। जो बहुत जोर से खांसते हैं तो थोड़ा सा यूरिन अगर लीकेज होता है तो उसको में ये इफेक्टिव है। ये ज़्यादातर वोमेन में होता है। ये शुद्धि क्रियाज हैं, नेति नेजल कैविटी के लिए, ये फूड पाइप के लिए, ये एंटायर जीआईटी मतलब अपना पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को क्लीन आउट करने के लिए। शुद्धि मतलब इनको साफ करने के लिए, किस किस को। तो अलग अलग सिस्टम की शुद्धि के लिए ये अलग प्रैक्टिसेस हैं। ये एब्डोमिनल रीजन को क्लीन करने के लिए, ये रेक्टम और एनल रीजन को क्लीन करने के लिए। यहाँ से आप इनके सबके नाम देख लीजिए। ये एनस को, और ये एक्सक्रीशन ऑफ नेगेटिविटी थॉट्स इमोशंस और पूरे अपने माइंड की प्यूरिफिकेशन के लिए। और नीचे की लाइन अभी आ जाती है। और ये कपालभाति वॉश आउट CO2, मतलब अपने बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा बाहर निकालने के लिए। तो ये सब हैं शुद्धि क्रिया। ये पूरे एक्सक्रीशन को मतलब क्लीन आउट करने के में, जब एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन आपके उसमें लिखा है तो आपकी बॉडी को वॉश आउट करने के लिए, वहाँ के सिस्टम को बाहर निकालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उसमें आप जोड़ सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट को हम मैनुअली या योगा से कैसे उसको, उस सिस्टम को बाहर निकाल, उस चीज़ों को बाहर निकाल के वहाँ से उस पार्ट को क्लीन आउट कर सकते हैं। और इसमें नीचे का देखिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड भी इसी का पार्ट आ गया। मतलब क्लीनिंग की बात आ रही है ना, तो क्लीनिंग में हमने माइंड को भी क्लीन करना है। फाइन। अब इसको छोड़ के ये पूरा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे चलते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके ऑर्गन्स एंड फंक्शन वो सारा हम पढ़ेंगे। पेजेज ऑफ डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम है तो मतलब डाइजेशन से रिलेटेड है। हम उन फेजेज में इंजेशन, जो भी हम माउथ में डालते हैं, जो भी लिक्विड है, जो भी सॉलिड है, जो भी हमने मुंह में डाला, मुंह में चू किया। अब जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको ज़्यादा देर तक चू करते हैं, कोई हार्ड है उसको ज़्यादा देर तक चू करते हैं, छोटे पार्टिकल्स हैं तो हम कम टाइम के लिए चू करते हैं। वे जैसे आप रोटी खाएंगे उस बाइट को ज़्यादा देर तक चू करेंगे। अब दही या खीर खाएंगे, दही खाएंगे तो कम देर के लिए, खीर खाएंगे तो उसमें जैसे चावल के पार्टिकल्स हैं उसको थोड़ा सा टाइम लगाएंगे चू करने के लिए। लस्सी पी रहे हैं तो झट से अंदर चली गई, चू ही नहीं किया। तो वो डिपेंड करता है कि उसका साइज कैसा है। फिर वो माउथ में डालने के बाद आगे उसकी मूवमेंट होती है, आगे खिसकता है। फिर मूवमेंट हुई, उसके बाद उसका मैकेनिकल यानी कि फिजिकल और केमिकल डाइजेशन होता है। ये इसका डाइजेशन हुआ। उसके बाद इसका जो भी डिफरेंट टुकड़ों में टूटना है, छोटा होना है, आगे छोटा होना है, ये सब सारा हो गया डाइजेशन। इस डाइजेस्टिव सिस्टम से उन पार्टिकल से क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब करनी है, वो एब्जॉर्प्शन।
और जितनी चीजें बच गई उसका फिर एलिमिनेशन, वो बॉडी से बाहर निकलना है, मतलब एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन। अब यहाँ तक के सिस्टम को समझने की जरूरत इतनी है नहीं कि इंजेक्शन क्या है, जो भी माउथ में डाला और फिर आगे जिस जो खिसकना है वो हो गया मूवमेंट। अब सीधे सीधे इसलिए मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन क्या है। मैकेनिकल डाइजेशन जो फिजिकल, च्यू करना, टीयर करना, ग्राइंड, मैश, मिक्सिंग, ये सब चीजें जो चल रही हैं, ये है फिजिकल डाइजेशन। केमिकल में जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो माउथ में भी हैं, अपने सलाइवा में, और आगे आगे चलेंगे तो डिफरेंट पार्ट्स में एंजाइम्स हैं, उधर लीवर की तरफ से एंजाइम आएंगी, उधर पैनक्रियाज की तरफ से एंजाइम आएंगी, और वो जो भी हम चीज़ें ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वो सब चीज़ें, उनको उनके ऊपर एंजाइमेटिक रिएक्शंस करके उनको डिफरेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, उनका डाइजेशन होता है। तो ये मैकेनिकल डाइजेशन, ये केमिकल डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ये है अपनी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको हम जीआईटी बोल रहे हैं। अभी आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम उसमें पढ़ रहे थे तो हम लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट था, और ये है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस से मिलके बना है? माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। माउथ, ये एसोफेगस, फिर यहाँ से स्टमक, ये रेड कलर का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, आगे जाके ये रेक्टम, और उससे एनस से बाहर निकल जाएगा। बाकी के जो चीज़ें हैं, ये लीवर, गॉल ब्लैडर, ये ग्रीन कलर का, और ये येलो कलर का पेनक्रियाज, ये डायरेक्ट पार्ट नहीं है इसके, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के पार्ट नहीं है, ये है असेसरी ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। आप ये कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट हो गए, एक मेजर सिस्टम, ये जो शो किया है ये वाला अपना मेजर सिस्टम, और ये है, ये जो तीन, ये है असेसरी सिस्टम, ये पेनक्रियाज येलो कलर का, ये गॉल ब्लैडर, और ये लीवर, ये असेसरी पार्ट्स हो गए, असेसरी सिस्टम्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, असेसरी ऑर्गन्स, और ये हैं मेजर ऑर्गन्स, मेजर ऑर्गन्स एंड असेसरी ऑर्गन्स। तो मेजर ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये यहाँ से लेके पूरा एनस तक, ये हो गया जीआईटी। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाला पार्ट हमने अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था, अभी जो हमने अभी क्लास खत्म की थी। सबसे ऊपर का पार्ट है जैसे माउथ। टीथ मैकेनिकली ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, और वही है कि जितने बड़े पीसेज हैं उतना ज़्यादा हम उसके च्यूइंग करते हैं, छोटा करने में, पहले से ही छोटा है तो कम टाइम, कम च्यूइंग करते हैं, तो ये टीथ उसमें मैकेनिकली उसको स्मॉल पीसेज में तोड़ते हैं। टंग मिक्स करती है फूड को विद सलाइवा, और सलाइवा में ये सब चीज़ें हैं। सलाइवा कंटेन्स अमाइलेज, ये एंजाइम सलाइवा के अंदर है, विच हेल्प्स ब्रेक डाउन स्टार्च। तो ये अमाइलेज जब काम कर रही है, ये है केमिकल डाइजेशन। टीथ ने मैकेनिकली उसको तोड़ा, टंग ने भी उसको मिक्स किया, तो टंग ने जो मिक्सिंग की है ये भी मैकेनिकल है, टीथ ने तोड़ा ये भी मैकेनिकल, मतलब फिजिकल या मैकेनिकल कुछ भी कह लीजिए। लेकिन जब एंजाइम ने काम किया तो ये केमिकल डाइजेशन हो गया। इसी के अंदर एपिग्लोटिस है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं एपिग्लोटिस को 2-3 बार। एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है थ्रोट के बैक में, ये ट्रैकिया को कवर कर लेता है, कवर्स द ट्रैकिया, प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम एंटरिंग इट। ट्रैकिया में फूड को, यानी कि ये थी फूड पाइप और ट्रैकिया है अपनी विंड पाइप, तो ये एपिग्लोटिस इस विंड पाइप को कवर कर लेता है, एक फ्लैप सा उसके ऊपर लगा देता है ताकि हमारा फूड उस विंड पाइप के अंदर ना जाए। और हम बोलते हैं, कहते हैं ना कि भाई खाते हुए बोलना नहीं चाहिए रोड, वो उसकी वजह से कभी कभी ये फ्लैप हट जाता है और हमारा खाना विंड पाइप में चला जाता है, वो हम देसी भाषा में बोलते हैं कि उलसंड आ जाता है, वो ये होता है। ये है एसोफेगस, ये ग्रीन कलर का, अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका फंक्शन क्या है?
सिक्रीटिंग म्यूकस, ये म्यूकस सिक्रीट करता है। इसके अंदर जो ये लाइनिंग होगी ना, यहाँ पे इस जो सेल्स हैं, इस पाइप के जो चारों तरफ जो सेल्स हैं, वो अपना एक म्यूकस सिक्रीट करते हैं, थोड़ा सा लिक्विड टाइप से का समझ लीजिए, म्यूकस सिक्रीट करते हैं एंड मूविंग फूड फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक। म्यूकस सिक्रीट करते हैं, उस म्यूकस, वो म्यूकस उस फूड में मिक्स होता है और ये यहाँ से ऐसे मूवमेंट करके स्टमक में आ जाता है यहाँ। और ये इसके अंदर जो है, हाँ फूड पाइप कहते हैं इसको। ये फूड पाइप और जो हम ट्रैकिया की बात करते थे विंड पाइप, उनको वो एपिग्लोटिस कंट्रोल कर, वो मिक्सिंग से रोक रहा था। वो ये अपनी एसोफिगस, ये फूड पाइप हो गई, और ये फूड पाइप या एसोफिगस इस म्यूकस इसके अंदर मिक्स करती रहती है और फूड को आगे की तरफ खिसकाती रहती है। ये इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। इस पेरिस्टालसिस के लिए मैं आपको एक दूसरी चीज दिखा देता हूँ। हाँ, ये है पेरिस्टालसिस। ये यहां से कॉन्ट्रेक्शन हुआ, ये बोलस है, मतलब फूड पार्टिकल जो हमने छोटा कर लिया क्यू करके, ये ऐसे आगे खिसकता है। ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मतलब उसके सिकुड़ने की वेव, और ये वेव ऑफ रिलैक्सेशन। ऐसे आप अगर यूं समझिए, एक एक हाथ में आपने मान लो पाइप पकड़ी हो और दूसरे हाथ से उस पाइप को आप पकड़ लेते हैं और नीचे की तरफ हाथ को मूव करते हैं, तो वो एक पेरिस्टालसिस समझिए। आप उसको ऐसे कंट्रैक्शन करके आगे 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 खिसकाते रहते हैं। फिर स्टमक में आ गया, ये माउथ में सब हुआ, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन हुआ। उसके बाद यहाँ इस फूड पाइप में म्यूकस की मिक्सिंग हुई, पेरिस्टालसिस हुई मूवमेंट, और उसके बाद ये स्टमक में आ गया खाना। जो यहाँ पे जो चीज आ रही थी, खाने के जो पार्टिकल्स थे, उनको बोलते हैं बोलस, मतलब बोल की शेप में होते हैं, छोटे पार्टिकल बन गए, वो बॉल की शेप में बन गए। यहाँ पे आके उस पार्टिकल को हम बोलते हैं काइम, CHIME, काइम। तो ये बोलस यहाँ तक आए, फिर स्टमक में और ज्यादा टूटना फूटना हुआ उनका, फिर उनको बोलते हैं हम काइम। ये स्टोर्स द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू टाइनी पीसेस, उन टाइनी पीसेस को हम काइम बोलते हैं। मिक्स फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस, यहाँ स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, मेनली एसिडिक होता है ये सारा सिस्टम यहाँ पे, और वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। जब इस HCl का अमाउंट बढ़ जाता है तो वो जलन और ये सब चीज़ें फील होती हैं, फिर हम ड्रग्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं कि उसको ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे मेन जो एनवायरनमेंट है ये एसिडिक होता है, इसकी वजह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। और डिफरेंट जो भी गैस्ट्रिक जूसेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो सब उसमें फूड में मिक्स होते हैं और फूड का फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। ये सब केमिकल डाइजेशन, तो प्रोटीन्स, लिपिड्स और उन सब का डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ये फूड फाउंड इन द स्टोमक इज कॉल्ड काइम। उसके बाद स्टमक के बाद फूड चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्टमक था, स्टमक के बाद फूड चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये 7 मीटर लॉन्ग है, और जो इसकी लाइनिंग है उस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ये हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये इसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया मतलब जैसे आप कहें कि भाई एक कमरा है, कमरे का एक एरिया हो गया, जो सरफेस एरिया है फ्लोर अपना, उस फ्लोर के ऊपर अलग 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 कुछ चीज़ें आप रख दीजिए, वो टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जैसे मान लो एक चीज, एक तो यूं आए ऐसे मूवमेंट हो, एक इनके अंदर से यूं इनको ऐसे ऐसे घूम घूम के निकलेगी, तो उसको ज्यादा ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होती हैं, ताकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो 7 मीटर लंबी हैं
और उस 7 मीटर लंबी में फर्दर फिर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होगी, तो खूब सारा एरिया बढ़ गया। और उस जितना एरिया बढ़ेगा, इस ये एरिया उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको विलाई बोलते हैं, जो प्रोजेक्शंस निकलती हैं। और ये विलाई के ऊपर फर्दर माइक्रो विलाई होती हैं। ये इन सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए। तो यहाँ पे जो माउथ में हमने इंजेक्शन किया, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन हुआ, उसके बाद उसका मूवमेंट हुई, मूवमेंट स्टोमक में आया, स्टोमक में फर्दर जो भी गैस्ट्रिक जूसेस थे इसके अंदर मिक्स हो गए, उसने फर्दर उसको तोड़ा, यहाँ पे बोलस था, फिर ये काइम बन गया, और यहाँ तक था ये तोड़ने का काम। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारा सरफेस एरिया बढ़ गया, और यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होनी है। वो एब्जॉर्प्शन किसकी है? जो भी अपने न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो सब रिक्वायर्ड नहीं भी हों, जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी पार्टिकल्स इसमें अवेलेबल हैं, उनकी मिक्सिंग होती रहेगी ब्लड में, एब्जॉर्प्शन होता रहेगा। ये देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें ब्लड के हर सेल के पास ब्लड पहुंचता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की भी जो सेल्स हैं उनके पास भी ब्लड जा रहा है, बिल्कुल उसके साथ में अटैच्ड है। उन सेल्स ने जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन लेनी है वहां से। जब ब्लड वहां पे उसके साथ साथ चल रहा है, ब्लड स्ट्रीम वहां पे है, तो इन स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी पार्टिकल्स हैं वो उस ब्लड में डिफ्यूज हो जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे। वो उसको बोल रहे हैं, इस स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जो जा रहे हैं पार्टिकल्स, उसको बोल रहे हैं हम एब्जॉर्प्शन। तो हमने जो भी फूड पाइप में डाला था, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचा, उस स्मॉल इंटेस्टाइन में से मैक्सिमम चीजें अब ब्लड में मिक्स हो जाएंगी। इस ब्लड में मिक्सिंग को बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन। तो न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड पास इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या क्या एब्जॉर्ब होता है? 80% इंजेस्टेड वाटर। अब आप पूछ रहे थे जैसे पहले कि भाई कितना पानी हम ले रहे हैं जो बाहर निकलेगा, तो जितना भी आपने पिया उसका 80% इंजेस्ट हो गया, ब्लड में चला गया। और ब्लड में जाने के बाद वो ब्लड जब किडनी के पास जाएगा उसकी फिल्ट्रेशन होगी। तो जीआईटी से 80% वाटर तो एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब हो गया मतलब ब्लड स्ट्रीम में चला गया। विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, उन सब का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी मिक्स हो रही हैं, वो उसको फर्दर डाइजेस्ट करेंगी, और डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन चलता रहेगा। उसके बाद ये गया लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसको हम अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं। ये लगभग 1.5 मीटर लंबी है। एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स लेफ्ट बिहाइंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन से छूट गई थी वो लार्ज इंटेस्टाइन में आके एब्जॉर्ब हो गई, और जितना फिर भी बच गया वो सारा आगे रेक्टम में चला जाता है। यहाँ इसके बिल्कुल लास्ट में ये स्मॉल इंटेस्टाइन थी, इनसे जितना कुछ भी छूटा, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई, ये ऐसे ऊपर चल रही हैं, ऐसे ऐसे हैं। तो जितना कुछ भी छूटा वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया, और उसके बावजूद भी जो कुछ छूट गया वो रेक्टम में चला गया। ये रेक्टम में यानी कि वो फेसिस को कंट्रोल कर, स्टोर कर रहा है, जो एक्सपेल आउट कर देना है। लार्ज इंटेस्टाइन के दूसरे फंक्शन हमने पिछले उसमें भी पढ़े थे, जो अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला पढ़ रहे थे, कि उसमें जो पार्टिकल्स बच गए उसमें फर्मेंटेशन भी होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरियाज अवेलेबल हैं जो बैक्टीरियल डाइजेशन एंड फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एब्जॉर्ब एडिशनल वाटर, जो 80% तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया था, बाकी जो बचा है उसमें से काफ़ी सारा अमाउंट लार्ज इंटेस्टाइन में भी दोबारा एब्जॉर्ब हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन से। अब इस वाटर की एब्जॉर्प्शन डिटरमाइन करती है कि फीकल मटेरियल कितना ज़्यादा सॉलिड होगा। अब आपने नॉर्मली वैसे भी पता होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा
कॉन्स्टिपेशन के बाद फीकल मटेरियल बहुत ज़्यादा टाइट निकलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रहते रहते उसकी वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गई और वो ज़्यादा सॉलिड बनता है। अगर वाटर अमाउंट उसमें ज़्यादा है फीकल मटेरियल में उसकी, तो कम सॉलिड होगा। तो ये कंसंट्रेट वेस्ट, जितना भी वेस्ट मटेरियल यहाँ पे, उसको और ज़्यादा कंसंट्रेटेड बनाता है। और ज़्यादा कंसंट्रेटेड कैसे बनेगा? यहाँ की उसमें से जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनको फर्दर एब्जॉर्प्शन होती रहती है, और जितनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी वो सॉलिड वेस्ट उतना ही कंसंट्रेटेड बनता रहेगा, और साथ में वाटर की एब्जॉर्प्शन भी हो रही है। ये हैं उसके एक्सेसरी ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के एक्सेसरी ऑर्गन्स, ये 3। लीवर, गॉल ब्लैडर, लीवर शो नहीं कर रखा है इसमें, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, ये है नोट पार्ट ऑफ द पाथ ऑफ इंडाइजेस्टेड फूड। उसके पाथ के पार्ट नहीं है, उसके रास्ते में उसके मतलब अपने जीआईटी के पार्ट नहीं है, अलग से हटके हैं, बट प्ले ए क्रिटिकल रोल इन डाइजेशन। लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज, ये 3 हैं असेसरी ऑर्गन्स। लीवर बाइल बनाता है और गॉल ब्लैडर में छोड़ देता है। अब गॉल ब्लैडर से ये बाइल यहाँ पे आके मिक्स होता है अपने जीआईटी में। पेनक्रियाज डिफरेंट एंजाइम्स बनाता है, पेनक्रियाटिक जूस हैं, तो बाइल जूस आके यहाँ मिक्स हो गया, पेनक्रियाटिक जूस आके यहाँ मिक्स हो गया। अब ये बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस डिफरेंट फंक्शन अपना प्ले करते हैं फूड के डाइजेशन में, उसके फर्दर आगे तोड़ने में, अपने डिफरेंट सारी चीज़ों को आगे बनाने में। 10 मिनट में कॉल करता हूँ, मैं अभी क्लास में हूँ। लीवर डायरेक्टली अफेक्ट्स डाइजेशन बाय प्रोड्यूसिंग बाइल। तो लीवर ने, ये लीवर शो किया, लीवर ने बाइल बनाना है और ये बाइल उसमें दे देगा गॉल ब्लैडर में। बाइल एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। तो उससे पहले आप प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, उनका सब डाइजेशन हो चुका था, ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। फिल्टर्स आउट टॉक्सिन्स एंड वेस्ट इंक्लूडिंग ड्रग्स, एल्कोहल्स, पॉइजन्स। एल्कोहल, जो भी पॉइजन आया, जो जितने भी हम दवाइयाँ लेते हैं, उन सब का मेटाबॉलिज्म लीवर की वजह से होता है। लीवर इज द मेन ऑर्गन जिसमें मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स हैं। वो सब एंजाइम्स उन सबको मतलब ब्रेक डाउन करती है, और वो एंजाइम्स बाइल के थ्रू अपना जीआईटी में भी जाती हैं। गॉल ब्लैडर, ये ग्रीन कलर का, इस लीवर ने जो बाइल बनाया था वो गॉल ब्लैडर को दे दिया। तो गॉल ब्लैडर क्या करता है? स्टोर करता है बाइल को, जो, और उसको रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और कहाँ रिलीज करता है वो आपको शो कर दिया था, ये यहाँ पे लीवर ने बनाया, बाइल को दे दिया और इसको गॉल ब्लैडर को दे दिया, और गॉल ब्लैडर ने आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में जाके मिक्सिंग कर देनी है। ये पेनक्रियाज प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू डाइजेस्ट फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। ये सब एंजाइम्स यहाँ पे बनाता है, और ये एंजाइम आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके मिक्स हो जाती हैं, जहाँ पे इसका पेनक्रियाटिक जूस मिक्स हो रहा है। बस ये थोड़ा सा ये है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आप देख ही चुके हैं, और बस ये और देख लीजिएगा, यहाँ पे स्फिंक्टर होते हैं, ये स्टमक है, ऊपर इसोफेगस फूड पाइप से जो खाना आ रहा है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर है जो इसके बैक मूवमेंट को कंट्रोल करता है। यहाँ पे एक स्फिंक्टर है जो इधर की मूवमेंट को इधर आने से कंट्रोल करता है। तो यानी कि ये वन वे गेट है, जो चीज़ इधर से आ गई यहाँ इस तरफ आ जाएगी, ये स्फिंक्टर कंट्रोल कर रहा है। फिर स्टमक में वो सब गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्सिंग हुई और डिफरेंट डिफरेंट जो भी चीज़ें बनी, वो आगे चल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती हैं। ये यहाँ पे दूसरा स्फिंक्टर है। ये स्फिंक्टर एक वन वे एंट्री समझिए, गेट है एक तरीके से, जो एक ही तरफ खुलते हैं, दूसरी तरफ नहीं आते हैं। अगर दूसरी तरफ खुल जाते हैं तो ये समझिए कि हमारे को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसको फिर हमें रेक्टिफाई करवाना पड़ता है।
अब रेक्टिफाई फिजिकली होता नहीं है तो हम मेडिसिन से उनको ठीक करते हैं, यानी कि अगर स्टमक का कंटेंट ऊपर की तरफ आने लग जाए तो एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर हमने डिफरेंट अपने फिजिकल सिस्टम यानी कि योगा प्राणायाम और वो सब चीज़ें करके हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। गैस्ट्रिक जूस के प्रोडक्शन कम करने की कोशिश करते हैं ताकि एसिडिटी कम रहे। गै- बस वही है बच्चे कि यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस बन रहा है इसका मेन कंटेंट है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रोंग होता है, अगर बाहर मान लो बोतल में ये वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो और आप उसमें फिंगर डालें तो आपकी स्किन जल जाएगी, इतना स्ट्रोंग होता है ये। कुदरत का एक करिश्मा समझिए कि स्टमक में है तो स्टमक को नहीं जलाता है, लेकिन बाहर आप उस पर फिंगर लगा दो तो फिंगर को जला देगा। यहाँ की जो लाइनिंग है स्टमक की वो इतनी मजबूत है, सेल्स इतनी सही हैं, कवरिंग ऐसी बनाता है कि वो HCl यहाँ की सेल्स पे डैमेज नहीं पहुंचा पाता। यदि यहाँ की लाइनिंग में थोड़ी बहुत कहीं प्रॉब्लम आ जाती है फिर यहाँ पे इसको प्रॉब्लम कर देता है, फिर अल्सर्स बन जाते हैं। मतलब वहाँ पे यहाँ पे हम जो अल्सर्स बनते हैं इनको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। उसके लिए फिर डिफरेंट दवाइयाँ खानी पड़ती हैं कि उसकी कवरिंग को ठीक करने के लिए या उस अल्सर को ठीक करने के लिए या यहाँ पे जो HCl ज़्यादा बना है उसको कम करने के लिए। तो वो फिर अलग तरीके से इस HCl का प्रोडक्शन कम करने के लिए हम अपना योगा को फॉलो कर सकते हैं। ये HCl का जो प्रोडक्शन है इसी को हम बोल देते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि भाई गैस ज़्यादा बन रही है। ये एसिडिक एनवायरनमेंट ज़्यादा हो जाता है और ये ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट अपना एक जो यहाँ पे प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है उसमें एक जलन वाली फीलिंग देता है, उसको ही हम बोल देते हैं कि गैस हो रही है। ये गैस्ट्रिक जूस इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। इसमें ये सब चीज़ें होती हैं, HCl है, साल्स हैं, एंजाइम्स हैं, वाटर हैं एंड म्यूकस है। और इसकी सारी कवरिंग में भी एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो यहाँ की डैमेज को रोकती है। ये एंजाइम्स हैं, मतलब मेन उसमें पेप्सिन होता है, वो उसके अंदर इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है आपको। बस यहाँ की HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो pH कम होती है। और जैसे जैसे हम इसे स्टमक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे तो ये पीएच बढ़ने लग जाती है। यहाँ पे बिल्कुल एसिडिक एनवायरनमेंट है, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में बिल्कुल बेसिक एनवायरनमेंट है। मतलब बेसिक पीएच बढ़ गई, यहाँ पे 2 है वहाँ जाके 7 8 9 तक हो जाती है। ये पीएच बढ़ना मतलब वहाँ एसिडिक एनवायरनमेंट में जो चीज़ें डाइजेस्ट होनी है वो हो गई, आगे कुछ चीज़ें जो बेसिक एनवायरनमेंट में डाइजेस्ट होनी है तो वो बेसिक में हो जाती हैं। ये स्फिंक्टर है, तो इनके ऊपर हमने योगा की हेल्प से इन स्फिंक्टर की वर्किंग ठीक से रखनी है। ये डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके, ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। वही है, विलाय बनते हैं, माइक्रो विलाय बनते हैं आगे, और उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। तो ये स्लाइड भी आपके साथ शेयर कर दूंगा अगर किसी को ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है तो। अभी बता रहा हूँ अपेंडिक्स। अभी यहाँ पे था कहीं, नहीं अभी मेरे को अभी नज़र नहीं आ रहा, बट इन्हीं स्लाइड्स में अपेंडिक्स भी है। अपेंडिक्स पहले बेसिकली एक पार्ट होता था जो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के लिए बड़ा हेल्पफुल होता था, ऐसा मानते हैं। धीरे धीरे उसकी फंक्शनिंग मतलब वहाँ से कम हो गई है, बट उसका एज सच कोई रोल फिलहाल नहीं रहा अपना। जैसे जैसे मतलब इंसानों का जो इवोल्यूशन हुआ और आगे फर्दर जो इवोल्यूशन चलता रहा उसमें धीरे धीरे अपेंडिक्स का अपना वो एक रोल नहीं रहा। हाँ ये रहा। इट इज बिलीव दैट अपेंडिक्स may have been a major producer of antibodies at some point in the evolutionary process। यानी कि जो अपना इवोल्यूशन हो रहा है हुआ मतलब चलता आ रहा के हम स्टेज में पहुंच गए, तो अपेंडिक्स एक ऑर्गन होता था पहले कि
ये माना जाता था कि ये खूब सारी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। आज इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस प्रोसेस के लिए। तो इसलिए जब अगर ये प्रॉब्लम कॉज करता है तो अपेंडिक्स को रिमूव करवा देते हैं, अदरवाइज ये पड़ा रहता है, मतलब बिना काम का ऑर्गन समझ लीजिए फिलहाल तो इसको। ये लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, बट फिर भी आप उसको डेप्थ में थोड़ा सा और देखना चाहें तो देख लीजिएगा। फाइन, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? ना फॉलो तो कर रखा नो है। सर। ठीक है, तो अपना वाइंड अप करें, या तो आपको सब कुछ समझ आ गया है या कुछ भी नहीं आया है। गॉल ब्लैडर में जो लीवर बाइल जूस बनाता है वो गॉल ब्लैडर को भेज देता है, गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है। तो लीवर ने कॉन्टिन्यूसली, लीवर के अंदर कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन चलती रही बाइल की, और उसने गॉल ब्लैडर को दे दिया, देता रहता है, और गॉल ब्लैडर उसको स्टोर कर लेता है। तो ये काम है गॉल ब्लैडर का। अब गॉल ब्लैडर उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में एक जगह पे अपने बाइल को मिक्स करता है, वहां पे भी एक दरवाजा है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस दरवाजे को खोलती हैं, स्फिंक्टर, उस स्फिंक्टर को खोलती हैं, और गॉल ब्लैडर में जो भी बाइल जूस था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। फिर वो दरवाजा बंद, स्फिंक्टर क्लोज हो गया, और अपना उस जो बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में आया वो फर्दर अपना उसमें फूड में मिक्सिंग करके अपना डाइजेशन का रोल प्ले करता है। तो गॉल ब्लैडर का काम इतना ही है कि लीवर से लिया हुआ बाइल जूस को बना स्टोर कर लेना, और फिर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर के बीच में जो स्फिंक्टर है वो खुलता है, तो अपने गॉल ब्लैडर जो भी उसके अंदर कंटेंट है बाइल जूस वाला वो उसके अंदर डाल देता है, और फिर बंद हो जाता है। लीवर से कंटिन्यूसली आता रहेगा, फिर स्टोर कर लेता है। गॉल ब्लैडर का काम इतना ही है। चलो ठीक है भाई, थैंक यू।